बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी चैप्टर नंबर 12 की बात करें। चैप्टर नंबर 12 इज ऑल अबाउट इंडिविजुअल और एओपी। और इंडिविजुअल में मेनली दो तीन कॉन्सेप्ट्स हैं और अक्सर इसमें से टेस्टिंग हो जाती है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट है डिसीज पर्सन। अगर कोई बंदा फौत हो गया और उसकी कोई लायबिलिटी थी तो उससे अदा करनी पड़ेगी, यस। लेकिन वो तो फौत हो गया है, कौन अदा करेगा? उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव अदा करेगा। कितने जितने पैसे उसके बनते थे। उसकी जायदाद कम है और पेबल ज्यादा है तो कितने अदा करेगा? जितनी एस्टेट है उस हद तक लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होगा। अगर वो केस चल रहा था उस बंदे के खिलाफ जो मर गया है तो वो उसका क्या होगा? वो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ जारी रहेगा। अगर कोई केस चल रहा है, अगर कोई केस शुरू होना था उस बंदे के खिलाफ जो फौत हो गया तो क्या होगा? वो शुरू हो सकेगा उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ। ये सारी बातें लिखी हुई हैं डिसीज्ड पर्सन या डिसीज्ड इंडिविजुअल की। ऑथर, अगर आपने एक आर्टिस्टिक काम किया, स्कल्पचर बनाया, लिटरेरी वर्क किया, आर्टिस्टिक काम किया, किताब बनाई है और उसमें आपको 24 माह से ज्यादा का टाइम लग गया तो आपके पास दो ऑप्शन है। चाहे तो ये सारी इनकम को इकट्ठे टैक्स कर दे, चाहे तो इस इनकम को डिवाइडेड बाय 3 करके 3 सालों पे इक्वली टैक्स कर दे। सर माइनर चाइल्ड की इनकम में टैक्स लगेगा? बिल्कुल लगेगा। कैसे? वो तो अभी उसका तो शनाख्ती कार्ड ही नहीं बना। तो इसका जवाब है कि उसके माँ बाप तो है ना। माँ या बाप में से जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसकी इनकम में माइनर की इनकम ऐड कर देंगे और फिर इस तरह से उस पर टैक्स लगेगा। माइनर में क्या शामिल नहीं है? जो बेटी मैरिड बेटी हो वो माइनर की डेफिनेशन में शामिल नहीं होती। सर अब अगली बात करने लगा हूं एओपी की। बेसिक प्रिंसिपल फॉर टैक्सेशन ऑफ एओपी। सर जी एओपी is considered a separate entity from its member and is liable to pay tax separately from its members. तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फॉर टैक्सेशन ऑफ एओपी की बात करूं तो वो कहता है एओपी is considered a separate entity from its member and is liable to pay tax separately from its members. AOP is treated as tax resident for a tax year. सर जी सबसे पहली बात है कि एओपी को एक अलहदा कानूनी हैसियत हासिल है। एओपी की एक अलहदा शनाख्त है। एओपी ने अपने तौर पे अलहदा टैक्स देना है और उसके मेंबर्स ने अपना टैक्स अलहदा देना है। एक तो बात ये समझिए, एओपी कब रेजिडेंट होगी? जब कंट्रोल एंड मैनेजमेंट जो है होली या पार्टली 1 साल में उस इदारे की पाकिस्तान में रही हो एट एनी टाइम। तीसरा, a resident AOP is taxable on its worldwide income. रेजिडेंट एओपी की वर्ल्ड वाइड इनकम टैक्सेबल होती है। एंड इफ एओपी हैज पेड टैक्स फॉर अ टैक्स ईयर, द अमाउंट रिसीव्ड बाय अ मेंबर ऑफ द एओपी इन द कैपेसिटी एज मेंबर आउट ऑफ द इनकम ऑफ एओपी शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। सर जी अ रेजिडेंट एओपी इज टैक्सेबल ऑन इट्स वर्ल्ड वाइड इनकम। रेजिडेंट एओपी जो होता है, रेजिडेंट एओपी की इनकम टैक्सेबल होती है पूरी वर्ल्ड वाइड, चाहे वो पाकिस्तान से कमा रहे हैं या पाकिस्तान के बाहर से कमा रहा हूं। अब अगली बात यह है कि इफ एओपी हैज पेड टैक्स फॉर अ टैक्स ईयर, अगर एओपी ने अपना टैक्स दे दिया और वो टैक्स देने के बाद जो पैसा है वो अपने मेंबर्स में तकसीम किया, तो क्या मेंबर उस इनकम पे दोबारा टैक्स देंगे? सर मेंबर उस इनकम पर दोबारा टैक्स नहीं देंगे, लेकिन वो इनकम मेंबर की इनकम में शामिल होगी फॉर रेट पर्पजेस। वो इनकम मेंबर की इनकम में शामिल होगी फॉर रेट पर्पजेस। और रेट पर्पज का क्या मतलब होता है? सिर्फ रेट की कैलकुलेशन के लिए, सिर्फ रेट की कैलकुलेशन के लिए। मैं चाहता हूं कि एक छोटा सा सवाल आपको करवा दूं ताकि
ताकि रेट पर्पसेस का कॉन्सेप्ट ना जरा आपका ज्यादा क्लियर हो जाए। सर जी जरा देखिएगा, मिस्टर ए एंड बी जो है वो शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 2:3 इन अ शॉप रन बाय देम, इन अ शॉप रन बाय देम। टैक्सेबल इनकम ऑफ एओपी फॉर द ईयर कितनी है? 1.2 मिलियन। मिस्टर ए एंड मिस्टर बी हैज बीन प्रोवाइड। अच्छा, एक एओपी है, उसमें ए और बी मिलके काम कर रहे हैं। ए का हिस्सा 2/3 और बी का हिस्सा, ए का हिस्सा 2 है और बी का हिस्सा 3। A and B have been provided their individual detail. Income from business आ गया, income from other source आ गया, ज़कात पेड आ गई। Calculate the tax liability of Ali and Bacha। अच्छा जी, अब सबसे पहले आपको सवाल है तो आपने पहला काम ये करना है कि आपने एओपी की वर्किंग करनी है। अब जरा देखो एओपी की वर्किंग जब हम करते हैं, एओपी की वर्किंग टैक्सेबल इनकम कितनी है? 1.2 मिलियन। टैक्स लायबिलिटी कितनी है जी? टैक्स लायबिलिटी निकाल लो ना भैया, पेज 53 से टेबल देखकर बताओ। 6,000 है। बिजनेस की बता रहे हो, एओपी की बता रहे हो? मेरा तो ख्याल है 30,000 होनी चाहिए। पेज 53 पे टेबल देखकर लायबिलिटी कैलकुलेट कर दो। सर जी ऊपर वाला टेबल देखेंगे ना, सर जी 12 लाख है ना, तो 12 लाख की लायबिलिटी कितनी हो गई? 90,000 है। चलो जी 90,000। अब ए को कितना मिल गया और बी को कितना मिल गया? ए को मिला 12 लाख इंटू 2/5 और बी को मिला 12 लाख इंटू 3/5 जी। ए का बना 7,20,000। ये एओपी की वर्किंग। अच्छा, अब जरा मिस्टर बी की वर्किंग में आपके साथ करने लगा। मिस्टर बी के बारे में वो कहता है मिस्टर बी की इसके अलावा भी इनकम है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। कितनी है? 3,10,000। मिस्टर बी ने ज़कात कितनी पे की है? 22,000। ये लेस कर देंगे तो पीछे कितना रह गया? 288,000। ये मिस्टर बी की टैक्सेबल इनकम है। वो कहता है मिस्टर बी को इस 288 के अलावा और क्या मिलना है? सर शेयर ऑफ एओपी भी मिलना है। ये शेयर ऑफ एओपी कितना है? 7,20,000 का। सर जी पॉइंट पे कीजिएगा, ये शेयर ऑफ एओपी 7,20,000 का, ये एग्जेम्प्ट है, इस पे टैक्स नहीं लगना। लेकिन रेट पर्पसेस के लिए ऐड होने का मतलब यह है कि यहां पर लिखेंगे टोटल इनकम फॉर रेट पर्पस। ये कितना हो जाएगा? 1,008,000। टैक्स लायबिलिटी फॉर रेट पर्पस जी 612,000। अब ये वाली सच्ची मुच्ची की लायबिलिटी नहीं है, ये रेट पर्पस के लिए निकाली है। एक्चुअल टैक्स लायबिलिटी इसके बाद निकलेगी, A over B into C. Now what is A? What is A over B into C है ना? What is A? 612,000. What is B? 1,008,000. What is C? 288,000. जी बताइएगा। A over B into C है ना? जी बताइएगा आंसर। 1,748। सर समझने की बात क्या है, आपने इनकम, ये असल में वो अमाउंट है जिस पे टैक्स लगना था, आपने इसमें ये वाली अमाउंट ऐड कर दी।
और जो टोटल अमाउंट बनी उस पर टैक्स कैलकुलेट किया, तो जितने परसेंट टैक्स इस पर लगा था, जितने परसेंट टैक्स 1008,000 पर लगा था, उतने परसेंट टैक्स आपने 288,000 पे लगाया। ये असल में थीम है, यानी रेट पर्पसेस के लिए इनकम में शामिल किया है, वैसे इस पर 7,20,000 रुपए पर टैक्स नहीं लगना। सर ये मेन पॉइंट है ईओपी की वर्किंग का, बाकी इसके अंदर कुछ नहीं है। आ जाए सर जी। एक छोटी सी बात और दिमाग में आ रही है, वो भी करता चलूं। सर जब आपने टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करना है, इसी का टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करना है, तो भाई आपने टैक्स क्रेडिट कैलकुलेट करते वक्त ए ओवर बी इंटू सी करना होता है ना, तो ए क्या लेंगे, ये एक्चुअल, बी क्या लेंगे, तो यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, तो ए ओवर बी ये लेंगे फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेटिंग टैक्स। Income of a minor child, and income of a minor child for the tax year shall be chargeable under that income from business। ये तो चाहिए वाली सारी बात तो कर ली हुई है मैंने। हाँ कुछ कीमती बातें हैं वो भी सुन लो। एओपी की बात है, इसको सेपरेट ब्लॉक आइटम के तौर पर ट्रीट करना। ये वाला एक पॉइंट कीमती है, वो कहते हैं अगर एओपी के मेंबर्स में एक मेंबर कंपनी हो, तो जब एओपी की टोटल इनकम निकलेगी तो उसमें से कंपनी का हिस्सा निकाल देना, क्योंकि कंपनी पर कंपनी के मुताबिक टैक्स लगेगा, कंपनी का रेट 29% लगेगा, उस पर ये वाला इंडिविजुअल वाला रेट नहीं लगेगा, ना एओपी वाला रेट लगेगा। ये वाली बात यहां पर कही। एओपी में अगर लॉस आ जाए तो वही सारे असूल हैं जो आपको उधर पढ़ाए हैं, जो चैप्टर नंबर 11 में लॉसेस के असूल पढ़ाए हैं, एओपी पर भी वही सारे अप्लाई होते हैं। लेकिन याद रखना, एक मेंबर को अगर एओपी का प्रॉफिट मिल रहा है तो वो तो ऐड करेगा रेट पर्पसेस के लिए, लेकिन अगर मेंबर को शेयर ऑफ एओपी लॉस मिल रहा है तो वो उसको क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। जो मेंबर प्रॉफिट का शेयर जो होता है उसको ऐड करता है रेट पर्पसेस के लिए, लेकिन लॉस का जो शेयर होता है उसको क्या कर देता है, इग्नोर कर देता है। ऐसा भी सवाल है कि एक मेंबर है, उसकी दो फर्म्स में वो पार्टनर है, एक फर्म में प्रॉफिट है, एक फर्म में लॉस है। जिस फर्म में प्रॉफिट है वो उसको लेगा रेट पर्पसेस के लिए, जिस फर्म में लॉस है उसे क्या कर देगा, इग्नोर कर देगा। अगर दोनों फर्म्स में प्रॉफिट हो तो दोनों का प्रॉफिट लेगा रेट पर्पसेस के लिए। समझ गए सर? ये सारी बात आपके साथ कर ली। एओपी कंपनी, एओपी है उसकी मेंबर्स हैं, एक मेंबर क्या है, कंपनी है। तो फॉर एग्जांपल एओपी का 25% ए का हिस्सा है, 25% बी का हिस्सा है और 50% सी का हिस्सा है। तो वो क्या ये रहा है कि अगर टोटल इनकम 100 रुपए है तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंपनी का शेयर लेस कर देंगे, फिर जो बकाया आएगा वो फिर इन दोनों में तकसीम हो जाएगा। और सर समझ आ रहा है, फिर इन दोनों में तकसीम हो जाएगा। सर इंडिविजुअल एज अ मेंबर ऑफ एओपी, उसने कुछ बातें न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बताई हैं, कीमती हैं, जरा वो भी सुन लें। सबसे पहली बात ये कि एक एओपी अपने मेंबर को, यानी एक पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को ना कोई कमीशन देगी, ना कोई ब्रोकरेज देगी, ना कोई सैलरी देगी, ना कोई प्रॉफिट ऑन डेट देगी और ना ही कोई अदर रेम्युनरेशन देगी। इफ अ मेंबर ऑफ एन एओपी, अगर एक मेंबर है एओपी का जिसका टर्नओवर 300 मिलियन है, मेंबर ऑफ एन एओपी जिसका टर्नओवर 300 मिलियन या मोर है ड्यूरिंग द टैक्स ईयर या एनी प्रीवियस टैक्स ईयर, their share will not be exempt from tax। तो उसका शेयर exempt from tax नहीं होगा unless the association files audited। सर जी आपको पता होना चाहिए कि एओपी का जो शेयर मिलता है वो exempt from tax होता है अगर एओपी ने टैक्स दे दिया है। लेकिन अगर एओपी है जिसका टर्नओवर 300 मिलियन से ज्यादा है और उसने टैक्स दिया हुआ है तो उसको चाहिए कि वो ऑडिट कराए। अगर उसने ऑडिट ना कराया
तो वो अपने मेंबर को जो शेयर देगा वो एग्जेम्प्ट नहीं होगा, वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। समझ गए? ये वाली बात लिखी हुई थी। फिर उसके बाद अगली बात है कि एफबीआई ने क्लेरिफाई कर दिया कि हम जो रेट पर्पसेस के लिए अमाउंट लेते हैं वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स होता है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं होता। सर जी अगर एओपी का लॉस आ जाए तो वो रेट पर्पसेस के लिए कंसिडर नहीं होता। अगर एक एओपी है उसकी एफटीआर इनकम है तो एफटीआर इनकम रेट पर्पसेस के लिए कंसिडर नहीं होती। अगर एक एओपी है उसकी एग्जेम्प्ट इनकम है तो एग्जेम्प्ट इनकम भी रेट पर्पसेस के लिए इनकम में शामिल नहीं होगी। सर अगर माइनर पार्टनर है तो उसको जो इतना हिस्सा मिल रहा है वो उसकी पेरेंट की इनकम में शामिल होगा, पेरेंट माँ या बाप में से जिसकी इनकम ज्यादा उसकी इनकम में शामिल होकर टैक्स होगा। सर जी ये वाली बात भी आपको बताई हुई है। अगर कोई प्रोफेशनल फर्म है, अगर कोई प्रोफेशनल फर्म है जिसको लॉ की तरफ से इजाजत नहीं कि वो कंपनी बना सके, तो उस केस में उस पर जो मैक्सिमम टैक्स लगेगा वो 45% नहीं लगेगा बल्कि 40% लगेगा। सर जी ये सारी बातें आपके साथ हो गई और अब आ गए ट्रांसफर ऑफ एसेट। अगर मैं ट्रांसफर ऑफ एसेट की बात करूं तो वो कहता है अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गई है टू अनदर पर्सन बट द एसेट रिमेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफरर। अगर कोई प्रॉपर्टी किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर हो गई है लेकिन एसेट जो है रिमेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांसफरर, रेंटल इनकम ऑफ सच प्रॉपर्टी विल बी ट्रीटेड एज इनकम ऑफ द ट्रांसफरर। अगर कोई प्रॉपर्टी इज ट्रांसफर टू अनदर पर्सन, बाप ने बेटे को प्रॉपर्टी नाम कर दी लेकिन किराया अभी भी बाप ले रहा है, तो असल में इसका मालिक कौन है? बाप है, और बाप की इनकम में उसका किराया शामिल होकर टैक्स होगा। अगर प्रॉपर्टी को ट्रांसफर किया है लेकिन ट्रांसफर रिवोकेबल है, रिवोकेबल का क्या मतलब है? तोड़ा जा सकता है, तो इसे ट्रीट किया जाएगा जैसे इनकम ऑफ ट्रांसफर। हाउएवर द सेड रूल विल नॉट अप्लाई इन केस ट्रांसफर इज इररिवोकेबल। अगर in case of irrevocable transfer, property is treated as income of the transferer। रिवोकेबल है तो ट्रांसफरर की, अगर रिवोकेबल है तो बाप की प्रॉपर्टी है, और अगर इररिवोकेबल है और किराया भी बच्चा ले रहा है तो फिर इसका मतलब है ये बच्चे की प्रॉपर्टी होगी और ये इनकम बच्चे की इनकम में शामिल होकर टैक्स होगी। हाँ अगर मियाँ ने बीवी को कोई प्रॉपर्टी दी और मियाँ ने उसके बदले में पैसा लिया तो ये बीवी की प्रॉपर्टी समझी जाएगी। अगर मियाँ ने बीवी को प्रॉपर्टी दी, चूंकि मियाँ बीवी की लहजी हो गई, तो भी ये बीवी की प्रॉपर्टी समझी जाएगी। मियाँ ने बीवी को प्रॉपर्टी दी और उसके बदले में पैसा लिया लेकिन वो पैसा बीवी ने मियाँ से ही लिया हुआ था, तो भी ये प्रॉपर्टी बीवी की नहीं समझी जाएगी बल्कि मियाँ की समझी जाएगी। ये 3 केसेस थे, डिस्कस कर दिए। सर जगह कॉन्स्टिट्यूशन में कोई तब्दीली आ गई। 3 पार्टनर से पहले 6 महीने, अगले 6 महीने 4 पार्टनर है। पार्टनरशिप का असूल है इक्वल शेयरिंग का, तो पहले 6 महीने के प्रॉफिट को 3 पे तकसीम करेंगे और आखिरी 6 महीने के प्रॉफिट को 4 पे। इसी तरह ही बिल्कुल जैसे अकाउंटिंग में करते हैं, सेम वही टैक्स में भी होता है। वो कहता है हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न, तो फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? वो कहता है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइलिंग द टैक्स रिटर्न रेस्ट विद द पर्सन हु आर पार्टनर्स इन द फर्म। जब रिटर्न जमा करानी थी उस वक्त जो पार्टनर थे वही रिस्पॉन्सिबल होंगे टैक्स रिटर्न जमा कराने के। सर जी अगर बिजनेस खत्म हो गया, पार्टनरशिप खत्म हो गई, तो हु इज रिस्पॉन्सिबल टू फाइल द रिटर्न? पार्टनरशिप खत्म होते वक्त जो पार्टनर्स थे वो रिस्पॉन्सिबल होंगे लीगल, या अगर वो मर गए तो उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव रिटर्न फाइल करेंगे। अगर कारोबार में सक्सेशन हो गई है, पार्टनरशिप ने अगले एक पार्टनर ने दूसरे पार्टनर को जाननशीनी दे दी है, मरा नहीं है, खुद ही है, सक्सेशन हुई है, तो इस केस में किसकी जिम्मेदारी होगी टैक्स जमा कराने? वो कहता है टिल द डेट ऑफ सक्सेशन प्रेडिसेसर की यानी पुराने की, और आफ्टर द डेट ऑफ सक्सेशन सक्सेसर की यानी नए की। सर वो कहता है टिल द डेट ऑफ सक्सेशन जितनी भी लायबिलिटी होगी वो प्रेडिसेसर की होगी, इसको कैलकुलेट करना, उसको जमा कराना। आफ्टर द डेट ऑफ सक्सेशन जो है वो सक्सेसर की होगी। अगर बाद में प्रेडिसेसर अवेलेबल ना हो या ना मिल सके तो हम सक्सेसर से पैसे ले लेंगे और सक्सेसर को इजाजत होगी वो प्रेडिसेसर से वो पैसे रिकवर कर ले। सर ये सारी बात थी चैप्टर नंबर 12 की।